नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, रिएक्शन वीडियो है। इसमें हम एक जो धारा आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है उसके बाद वहाँ के जो हालात हैं वो किस तरह से बदले हैं या नहीं बदले हैं ये जानेंगे। और ये वहाँ की पब्लिक के द्वारा ही जाना जाएगा। देखेंगे वहाँ की पब्लिक क्या कहती है। एक यूट्यूबर भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो शूट किया है, उसी को देखते हुए आगे चल के हम उस पर रिएक्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आफ्टर एब्रोगेशन आपने उनका कहीं रोल देखा? आप जिनकी रेफरेंस दे रहे हैं वही लोग तो जो तंजीम को चला रहे थे वो छोड़ के भाग गए। वो कौन से लीडर थे उनके? इससे जाहिर ये होता है कि वो दगाबाज थे। उन्होंने दगाबाजी की सियासत किया और लोगों के साथ धोखा किया है। ये एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे। एजुकेशन सेक्टर में आपने पहले देखा दहशतगर्दी का माहौल था, दहशत का माहौल था। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। 6-6 महीने 2-2 महीने स्कूल हमारे बंद रहते थे। स्टूडेंट पेल्टिंग हो रही थी। एक पत्थरबाज उठता था तो पूरा यहाँ पे, यानी अगर मक्खी मरती थी तो पूरा कश्मीर बंद हो जाता था यहाँ पे। तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर जो होता था हमारे एजुकेशन सेक्टर पे होता था। कैमरे के पीछे के मेरे साथी मयंक कैमरे को थोड़ा सामने की तरफ दिखाएं। एक विशाल चोटी जिसके ऊपर लहरा रहा है विजय विश्व तिरंगा। सामने शंकराचार्य जी का टेंपल। इस वक्त हम मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय में और सामने नजर आएगा आईनॉक्स। 33 वर्ष बाद जब कश्मीर में पहला सिनेमा हॉल खुला तो लोगों ने पूछा इसकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। तब कई लोगों ने उनसे पूछा कि अगर आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, ये कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं था, तो आपने 33 वर्षों में यहाँ की जनता को आर्ट और कल्चर से मरहूम क्यों रखा? क्यों यहाँ के लोग मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बन पाए? तारीख 5 अगस्त 2023। फ्लैशबैक में चलिए। 5 अगस्त 2019 को संसद का सत्र चल रहा था। अमित शाह भाषण दे रहे थे। पूरा देश हिल चुका था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 370 जिसको लेकर 70 सालों से बहस चली जा रही है, उसके ऊपर फुल स्टॉप सिर्फ एक राष्ट्रपति के आदेश से लग जाएगा। और उसके बाद के बयानों को भी याद कीजिए, और उसके पहले के बयानों को भी, कि 370 अगर हट गया तो घाटी में कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं मिलेगा। एक दफ़ा फिर कैमरा घुमा दीजिए। पहाड़ी तिरंगा खुद ब खुद लहरा रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये बताएंगे कश्मीर की स्थिति के बारे में, कितना बदला, कितना बदलना बाकी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अल्ताफ़ है। मैं गांधरबल से हूँ। क्या बदला है 370 के बाद? देखिए, 2019 के बाद बहुत कुछ बदला। जैसे आप खुद देख रहे हैं, ये आपके बिल्कुल बैक साइड में सिनेमा 34 साल के बाद खुला। यहाँ इसी महीने में ट्रेन जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो ट्रेन, वो भी इसी महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। बहुत जो देखने को मिला 5 अगस्त 2019 के बाद डेवलपमेंट, कई सारे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो 2019 के बाद अभी तक वो बन रहे हैं। नया कश्मीर आपको देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट पीक पे है। आज जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे है। पहले क्यों जम्मू कश्मीर को तरक्की से दूर रखा गया? देखिए, ये गिने चुने लोगों के पास ये पावर था, गिने चुने मंत्रियों के पास पावर था, उनके बेटों के पास पावर था, उनके बेटियों के पास पावर था। आज पावर आम नागरिक के पास है। आज पावर एक गरीब इंसान के पास है। आज पावर एक महिला के पास है। आज इक्वलिटी है, आज जस्टिस है। एक चीज़ मुझे बताइए, कैसे कोई नेता इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है कि वो ये बोल दे कि घाटी में कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं मिलेगा? देखिए, देखो, आपने देखा होगा लास्ट ईयर कश्मीर जूरिस्ट जो एक ग्रुप है, लॉयर्स का ग्रुप है, हमने एक हिस्ट्री क्रिएट की। कश्मीर जूरिस्ट ग्रुप ने हर एक कोर्ट में हमने तिरंगा लहराया है। ये हिस्ट्री क्रिएट हमने की लास्ट ईयर से। बहुत कुछ बदलाव हुआ। 2019 के बाद सारा कुछ बदला। नया कश्मीर आपको जो देखने को मिल रहा है वो आज आपके सामने है। आप 2019 से पहले बात करें, कुछ नहीं था जम्मू कश्मीर में। अगर आज आप देखेंगे, डेवलपमेंट चारों साइड देखने को मिल रहा है। एक तरफ जब आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो कुछ लोग जो कि तथाकथित रूप से
कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी बात को ही कश्मीर की बात समझी जाती है। मतलब मैंने बोल दिया तो मतलब ये कश्मीर की बात है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों को दोयम दर्जे का यानी कि सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हर एक के हाथ में पावर है। 74 अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, 73rd अमेंडमेंट, आज पावर हर एक के शख्स में है। आज इक्वलिटी है, आज जस्टिस है, आज प्रॉस्पेरिटी है। आज आप देख सकते हैं, आज आप लाल चौक 12:30 भी जा सकते हो, वहाँ शॉपिंग कर सकते। इससे पहले क्या होता था, 2019 से पहले 6 साढ़े 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। मैं एक स्कूल में ही आया हुआ हूँ, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, देखिए आप, यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले हैं, कहते थे कि 2019 के बाद जो है एजुकेशन सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म आया है। अब बच्चों को दहशत के मारे स्कूल से बाहर नहीं जाना पड़ता या स्कूल बंद नहीं होते। इसकी क्या सच्चाई? देखिए 2019 से पहले आपने खुद भी देखा, हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक मोहल्ले में स्टून पेल्टिंग होती थी। आज आप देख लीजिए, कहीं स्टून पेल्टिंग नहीं हो रही है। आज हमारे बच्चे हर एक फर्स्ट से लेकर बराबर PhD तक खुले वातावरण में पढ़ रहे हैं। न कोई दिक्कत है, न दुकानें बंद हो रही हैं, न कोई हड़ताल है, न कोई कैजुअलिटी है। इससे बढ़कर क्या है? ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा। सर आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट कमल वांगलू है। कमल सर, ये बात मुझे बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि तरक्की वगैरह हुई है, आपको भी नज़र आई तरक्की डेवलपमेंट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में, या आपका मत अलग है? नहीं, बिल्कुल है, सही है। ये अल्ताफ़ साहब, एडवोकेट अल्ताफ़ साहब ने बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल सही बोला है, 100%। ये तो एक कॉमन आदमी को भी पता चलता है। आपके यहाँ प्रेजेंस होने का भी मतलब ये था कि आप 3 साल 2019 से पहले तो नहीं आ पाए ना, तो यूर प्रेजेंस हेयर टुडे इन दिस 2023 इज इटसेल्फ एन एग्जांपल दैट सिचुएशन हैज चेंज्ड। आपको मैंने देखा था कल, बाय द वे आई वाज वाचिंग दैट, आप कल बुलवाड़ पे भी किसी से इंटरव्यू पब्लिक में घूम रहे थे। 2019 से पहले ऐसी सिचुएशन था नहीं। इट्स नॉट विद यू एज ए मीडिया, एवरीबडी। मुझे तो याद है, मैं सिंस माई एज इज 62, पीक के टाइम पे यहाँ पे था। आई विल गिव एन एक्सपीरियंस। जो उस टाइम की मीडिया होती थी, जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, कोर्ट रोड लाल चौक में थी, कोर्ट के बाहर शाम को मीडिया वाले थे, आई डोंट वांट टू नेम देम, बड़े बड़े बिग गन्स हैं मीडिया के। मैं यहाँ पर मैं बड़ा घूमता था, वो शाम को पर्ची लेते थे मिलिटेंट से, हिजबुल विजुल से लेके शाम को मीडिया क्या देना है। वो पान वाले पास दुकान ऊपर अला रो किसी होटल में बैठते थे, शाम को रिपोर्टिंग करनी थी, पर्ची उनके पास मिलती थी, पान खाते थे, पर्ची मिलती थी, शाम को रिपोर्टिंग होती थी। वो भी टाइम हमने देखा है। वो आजकल आ नहीं पा रहे हैं कश्मीर पूरी तरह से कंट्रोल कर। मैं नेम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। कश्मीर की ग्लोबली नैरेटिव खराब हो, इस चीज़ के लिए इतने स्तर तक गिरे हुए थे लोग। पूरा नरेशन चेंज किया था इन्होंने। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी, आप क्या कह रहे हो, महबूबा जी ये कह रही है, महबूबा जी तो पैदा भी नहीं हुआ जब इनके वो रूबिया साहिद के वो ये था बटमालों में छुपाया था यासिन मलिक ने। महबूबा जी को नहीं पता। हमारे मुशीरुल हक जो वाइस चांसलर थे उस टाइम 90 में, उनको कहाँ पे रखा था उन्होंने? महबूबा जी को क्या पता इनको। कोर्ट के बाहर हमने देखा है कि कई दफ़ा कहा गया है कि देखो कोर्ट के बाहर हमले हो जाते थे, बम फट जाया करते थे, सुरक्षा नहीं थी लॉयर्स को भी, अब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि जो तरक्की की बात आप कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, 2-3 पॉइंट्स पे ऐड करना चाहूँगा कि 112 करोड़ का बजट यहाँ J&K का, कहीं बाहर के जो बड़े बड़े स्टेट हैं कहीं उनसे दुगना है। 2019 से पहले ये बजट जो 100 करोड़ का, ये बजट बाहर के स्टेट से कहीं दुगना है। दिल्ली का आपका 76 का है या कुछ ऐसा, आप कंपेयर 67 का है, आप कंपेयर कर लीजिए उसको। आप 2019 से पहले की डेवलपमेंट यहाँ देखिए और उसके बाद की देखिए आप। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आपके जो प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ करते थे उनकी लिमिट 10 साल थी, 5 साल थी, वो कंप्लीट कभी नहीं होते थे, पैसा निकल गया होता था, लेकिन प्रोजेक्ट यूं के तू रहते थे। अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, आफ्टर एब्रोगेशन आपका रूल फिक्स है, 1 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का प्रोजेक्ट है और बड़ा प्रोजेक्ट है 5 साल का, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है आपका। टाइम बाउंड प्रोजेक्ट आपको दिए गए हैं, विद इन टाइम यू हैव टू कंप्लीट। एंड आपका जो की बैक का सिस्टम रखा है, इस गवर्नमेंट ने रखा है आफ्टर एब्रोगेशन कि आपका की बैक रहेगा। अगर आपके काम में कोई ख़राबी आती है, आपका 20%, 25% आपका पेंडिंग रहेगा 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये मॉनिटर करने के लिए कि आपने काम सही तरीके से किया है या नहीं किया है। तो R&B सेक्टर को देखिए आप, टूरिज़्म सेक्टर को देखिए आप रेलवे सेक्टर को देखिए, हर लिहाज से हमारी तरक्की हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल प्रोसेस के लिहाज से अगर आप देखेंगे, जो हमारा यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस था, हम 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट की बात करेंगे यहाँ।
2012 या 13 में गवर्नमेंट ने चाहा यहाँ उस टाइम के टेम्परेली एक इरादा किया कि हम 73rd और 74th अमेंडमेंट को यहाँ लागू करेंगे, अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी, जो लाजमी होनी चाहिए थी, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश की। यहाँ पे जो ख़ानदानी राज के जो सियासतदान थे उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया और इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। यही चीज़ आपने देखी कि 2020 में यही डीडीसीज इलेक्शन, बीडीसीज इलेक्शन हुए और जो आपका पॉलिटिकल प्रोसेस था, जो आपके पॉलिटिकल पावर्स थे, जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी, वो ये ग्रास रूट लेवल पे इस वक्त आपको नज़र आ रही है। जहां आपके 5 लाख का 2 लाख का बजट था डीडीसी के पास, बीडीसी के पास, सरपंच के पास, वही आप आज 1 करोड़ का बजट देख रहे हैं यहाँ। इसी तरह बाकी लिहाज से अगर आप देखेंगे, एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में आपने पहले देखा दहशतगर्दी का माहौल था, दहशत का माहौल था, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, 6-6 महीने 2-2 महीने स्कूल हमारे बंद रहते थे, स्टूडेंट पेल्टिंग हो रही थी, एक पत्थरबाज उठता था तो पूरा यहाँ पे, यानी अगर मक्खी मरती थी तो पूरा कश्मीर बंद हो जाता था यहाँ पे। तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर जो होता था हमारे एजुकेशन सेक्टर पे होता था। तो इस वजह से हमारे जो बच्चों ने उस लिहाज से जो कुर्बानियाँ दी हैं और जो उनका नुकसान हुआ है, उसकी तलाफ़ी मुझे लगता है कि आफ्टर एब्रोगेशन हुई है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हो जाएगी। भाई साहब, लेकिन आपने कोर्ट की बात की, जो आपका मेन क्वेश्चन था, कोर्ट में हमारा ऐसा होता था कि भाई कोर्ट में अगर बाहर कुछ भी होता था, हमारे वैली के तमाम जो कोर्ट्स थे वो बंद हो जाते थे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे जो कोर्ट्स थे वो इन्वॉल्व थे, दे वेर बैकेड बाय द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो जो उनकी कॉल आती थी वो इम्प्लीमेंट हो जाती थी हमारे कोर्ट में। तो आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे हैं आप। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बार हो, हमारे हाई कोर्ट की बार हो, हमारे बाकी जो भी बार से तहसील लेवल की, कहीं भी आपको वैसा माहौल नज़र नहीं आएगा। यही चीज़, मेरा सवाल जो यही था कि इन्फ्लुएंस हुर्रियत वगैरह का उस स्तर पे था कि उनके कहे बिना या उनके सोचे बिना कहते थे कि कश्मीर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। आज वो ध्वस्त हो गया। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जो लोग मिसगाइड कर रहे थे, आपने देखा होगा कि वही लोग मैदान छोड़ के लास्ट पे भाग गए आफ्टर एब्रोगेशन। आपने उनका कहीं रोल देखा? आप जिनकी रेफरेंस दे रहे हैं वही लोग तो जो तंजीम को चला रहे थे वो छोड़ के भाग गए। वो कौन से लीडर थे? तो भाई ये था वीडियो, और सही बात बताई कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था उस समय। गिनी चुनी लोग थे, गिनी चुनी पार्टियां थी, और वो सब के सब आतंकवादियों के इशारे पे काम कर रहे थे। ठीक है, सरकार का कोई रोल नहीं था वहाँ पे। जैसे उन्होंने सबने बताया अभी कि मीडिया को भी पर्ची दी जाती थी, तब वो जाके आगे चल के अपनी रिपोर्टिंग कर पाते थे। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट किए सरकार ने। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे कश्मीर के अंदर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है। ये और कोई नहीं, वहाँ की पब्लिक ही बता रही है। सब लोग वहीं के हैं, कोई वकील है, ठीक है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, वहाँ की आम पब्लिक ही बोल रही है ये सारी चीज़ें। और जो लोग कहते थे पहले कि अगर आर्टिकल 370 हटा तो कोई झंडा नहीं उठाने वाला होगा कश्मीर के अंदर भारत का। ठीक है, आजकल वो सारी उनकी धारणाएं, उनकी सारी सोच, वो सोच रहे थे ये सब बोल के वहाँ की आम पब्लिक को भड़का देंगे, सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डरा देंगे कि वो 370 को ना हटाए। एक डर का माहौल बना रखा था। ठीक है, लेकिन अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है तो वो कुछ भी कर सकती है। इच्छा शक्ति है और कुछ और सही काम है। 370 जो आर्टिकल था वो भारत और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके रखा था। ठीक है, वो कहने के लिए स्पेशल स्टेटस था। ठीक है, लेकिन उस स्पेशल स्टेटस की आड़ में जम्मू कश्मीर का ही नुकसान हो रहा था। जो डेवलपमेंट आज हुआ है, अगर आर्टिकल 370 रहता तो क्या वो हो पाता? कभी नहीं हो पाता, क्योंकि 370 आर्टिकल की आड़ में वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही थी। तो एक तरह से 370 का हटना बहुत ज़रूरी था, देश के लिए भी और जम्मू कश्मीर की जनता के। अब आप समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं इस समय। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।